एक समय की बात है। बिहार के सीमावर्ती इलाके में एक छोटा सा गांव था। नाम था बरगछिया। ठंडी का महीना चल रहा था। गांव के बीचों बीच मिट्टी की गलियां, पोखर के किनारे चरते बैल और शाम होते ही चौपाल पर जमा होते बूढ़े लोग आग जलाकर सब बातें किया करते थे। गांव के बाहर सड़क किनारे लालची सेठ आशीष प्रजापति का ढाबा। सेठ आशीष बड़ा चालाक और लालची आदमी था। उसका ढाबा पूरे इलाके में नामी था, पर उसकी कीमतें आसमान पर और व्यवहार जमीन से नीचे। वो भैया, एक प्लेट मटन रोटी तो लगाना। ए भैया, मटन खाना है तो पैसा लेकर आओ, यहाँ उधार में सिर्फ हवा मिलती है। बड़ा बदतमीज सेठ है। पैसा है तभी तो खाने आए हैं, और ये आए ग्राहकों को बदतमीजी से बात कर रहा है। इसके यहाँ कौन खाएगा भाई? सेठ ग्राहक के कपड़े को देखकर, उसकी हैसियत देखकर बात किया करता था। गांव के लोग डरते भी थे और मजबूरी में उसके यहाँ खाते भी। सेठ का मटन महंगा है, पर स्वाद वही असली है। पर कोई ये नहीं जानता था कि उसका स्वाद लालच से भरा हुआ है और उसमें इंसानियत की खुशबू नहीं, बल्कि अभिमान की बदबू है। उसी गांव में राहुल नाम का एक गरीब आदमी अपने पत्नी रोशनी और बेटी खुशी के साथ रहता था। राहुल चेहरा सच्चाई से चमकता था। राहुल पढ़ा लिखा कम था, पर मेहनती बहुत। एक दिन बारिश हो रही थी। पापा, बहुत ठंड लग रही है, मेरे लिए एक स्वेटर ले दो ना। बेटा, अभी मेरे पास कुछ काम भी नहीं है, बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक स्वेटर ले दूंगा। उसी दिन बारिश के कारण उसकी छत भी टपकने लगा और बारिश के कारण एक हिस्सा गिर गया। देखिए जी, आप तो इस ठंडा के महीने में इस घर में हम रह नहीं सकते। आपको कहीं पर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा या कहीं पर कहीं रहने के लिए एक घर ढूंढिया। हमारी एक बेटी भी है, हम ऐसे ठंड में तो नहीं रह सकते। ठीक है भाग्यवान, मैं कहीं पर काम ढूंढने जाता हूँ। उसके बाद राहुल काम ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ जगह पर वह बात करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उसके बाद वो आशीष प्रजापति लालची सेठ के ढाबे पर जाता है। सेठ जी, आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? मेरे यहाँ खाली नहीं है और मैं कितने लोगों को पालूंगा। सेठ जी, देख लीजिए, मैं बर्तन धो दिया करूंगा, झाड़ू पोछा कर लिया करूंगा। नहीं नहीं, कुछ काम नहीं है यहाँ पर, भागो। कहाँ कहाँ से आ जाते हो तुम लोग? राहुल वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तभी उसको सामने में एक फैक्ट्री दिखती है। राहुल फैक्ट्री को देखकर उसके अंदर जाता है। राहुल को फैक्ट्री में देखकर उसे फैक्ट्री का मालिक समीर बोलता है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, कोई काम मिल सकता है क्या? गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। आपके पास अगर कोई जगह खाली है तो कुछ काम दे दीजिए। देखो राहुल, मेरे पास अभी जगह तो खाली नहीं है, लेकिन तुम्हें रहने के लिए मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारा कुछ हो सकता है तो इसको ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, इसे रहने लायक बना लूंगा। उसके बाद राहुल उसका कंटेनर को एक खाली जगह पर रख देता है। घर का सारा सामान रखकर उसे घर जैसा बना लेता है। उसी वक्त गांव के चौकीदार की घंटी बजी और उसकी आवाज गूंजी। सुनो सुनो सुनो, गांव के प्रदीप काका बहुत बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो अकेले पड़े हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जिनके मन में प्रदीप काका के प्रति श्रद्धा है, वो उनसे अंतिम बार भेंट कर ले, फिर कल हो ना हो। प्रदीप काका क्या इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अपने आखिरी सांस गिन रहे थे। सुनो भाग्यवान, क्या पाप किए हैं जो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आखिरी समय में अपना ना सही प्रदीप काका की सेवा कर लेते हैं। भगवान खुश होकर हमारे भाग्य में कुछ दे ही देगा। ठीक कह रहे हो जी, चलो चलते हैं। ये सोचकर दोनों पति पत्नी प्रदीप काका के घर चले जाते हैं। पानी पानी, कोई पानी पिला दो। सुनो भाग्यवान, लगता है काका का आखिरी समय आ गया है। तुम उनको पंखा करो, मैं उनको पानी पिलाता हूँ। दोनों पति पत्नी आखिरी समय में प्रदीप काका की सेवा करते हैं। अरे राहुल बेटा, तुम हो? मेरे समय में मेरे से मिलने तक कोई नहीं आया और तुम हो कि मेरी सेवा करने आए हो। क्या करें काका, हमारा भी कोई नहीं है। अब ज्यादा बात मत कीजिए।
सुनो बेटा राहुल, मैं मर गया तो ये राज राज ही रह जाएगा। मेरे समय में राहुल को राज बता देते हैं और इतना कहकर वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। राहुल और उसकी पत्नी ने प्रदीप काका की विधिवत संस्कार किया और कुछ दिन बाद राहुल अगले दिन अपने इस कंटेनर में बिहार का स्पेशल मटन बेचने लगता है, वह भी मात्र 50 में, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो जाती है। अरे भाई, मैंने सुना है वो राहुल अपने कंटेनर में अपने बिहारी स्टाइल में मटन बेच रहा है। अरे भाई, मैं भी सुना है, और वो भी मात्र 50 में। ये कंजूस सेठ तो 200 से 1 रुपया नीचे प्लेट नहीं देता। लोग ऐसे ही बातें करते हैं और उसके पास खाने के लिए जाते हैं। अरे भाई, क्या यहाँ सच में 50 की मटन मिल रही है? अरे हाँ भाई हाँ, 50 में आप कितना पेट भर के खा सकते हो। अरे भाई वाह, फिर लो, हम दोनों के लिए 2 प्लेट लगा दो। राहुल लोगों को मटन चावल परोस देता है। दोनों ने जैसे ही एक कौर लिया तो तुरंत बोल पड़े, अरे वो भाई, इसमें सही में बिहार का स्वाद है, मजा आ गया भाई। लोग ऐसे ही उसकी मटन खाया करते थे। सुबह सुबह राहुल एक इरफान नाम के मटन वाले के पास मटन खरीदने जाता है। अरे इरफान दादा, 10 किलो मटन देना। अरे राहुल भाई, तुम्हारा नया मटन का दुकान कैसा चल रहा है? आप सबकी कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद राहुल इरफान से 10 किलो मटन लेकर अपने ढाबे पर चला जाता है और मटन को धोखे, अदरक, लहसुन, मसाला और सरसों का तेल के साथ अपना मटन बिहारी स्टाइल में पकता है। उसका मटन का खुशबू गांव में सब तरफ फैल जाता है। बड़े भैया, क्या मुझे 1 प्लेट मटन चावल मिल सकता है? पर मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अरे बिल्कुल बेटा, जितना खाना है पेट भर के खाओ। तुमको पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और तुम्हें जब भी भूख लगे तो मेरे यहाँ आकर खा सकते हो। राहुल दिल का बहुत सब इंसान था। वह गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने लगा। उसके मन में तनिक भी लालच नहीं था। इधर सेठ आशीष का ढाबा बिल्कुल बंद हो गया था। उसके पास कोई भी खाने के लिए नहीं जाया करते थे। ये राहुल कल तो मेरे पास काम मांगने के लिए आया था, और आज भी एक दिन में क्या बदल गया कि ये अपना एक खुद का ढाबा चलने लगा, वो भी मटन 50 में सिर्फ। इसके पीछे कुछ तो राज है, पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन सेठ आशीष गांव में बात फैला देता है। राहुल के बारे में बुरा कहने लगता है। उसकी बात सुनकर नहीं अर्जुन नाम का आदमी कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अपने मटन में मरे हुए बकरा या कुत्ते का मीट मिलता है। भाई तुम ही बताओ, 50 में भला मटन मिलता है? मैं अगर 100 की थाली बेचूं तो भी मुझे मुनाफा नहीं है। सेठ जी, ये बात तो सही कह रहे हो। भला इतना सस्ते में मटन कैसे खिला रहे हो? अगर ऐसी बात है तो चलो हम मुखिया को लेकर उसके पास चलते हैं और उसका ढाबा बंद करवाते हैं। उसके बाद सेठ अर्जुन और उनके साथ बाकी लोग मिलकर प्रधान के पास जाते हैं। प्रधान को लेकर सब राहुल के ढाबे पर जाते हैं। अरे प्रधान जी, आप सब यहाँ एक साथ, आप सब हमारे ढाबे पर खाने के लिए आ गए? खाने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे काले कारनामे हमें पता चल चुके हैं। अब तुम्हारा ढाबा हम नहीं चलने देंगे। आशीष, ऐसे ही हम बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। पहले पूरी बात तो जान लेते हैं। राहुल, तुम इतने सस्ते में मटन लोगों को कैसे खिला रहे हो? तुम्हारे पास तो कुछ काम भी नहीं था, तो तुम्हारे पास अचानक से इतने पैसे कहां से आए? हाँ भाई, बताओ बताओ, चुप क्यों हो? क्या तुम हमें मटन के बहाने से कुत्ते का तो मांस नहीं खिला रहे हो? सब शांत हो जाओ। मैंने खुद गलत नहीं किया है, ना मैंने कुछ गलत मांस खिलाया है। सब कुछ सही और शुद्ध मटन ही खिलाया है। तो बताओ ना, पैसे कहां से आए? हम अभी तो पता चले क्या राज है तुम्हारे मटन का। अच्छा फिर सुनो। राहुल फिर अपने साथ बीते हुए सारी बात बताता है। बेटा राहुल, मैं मर गया तो ये राज राज ही रह जाएगा। मेरे समय में मुझे एक खजाना मिला था,
जो मैंने गांव के बाहर मंदिर के पीछे गढ़ दिया है। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। इस धन का सही सही इस्तेमाल करना और अपना जीवन यापन करना, साथ ही हर गरीब की मदद करना। मैं जैसे आज मर रहा हूं, कोई गरीब ऐसे ना मरे वो कम से कम भरपेट खाना खा सके। यही सब हुआ था। मुझे प्रदीप काका ने आखिरी समय में अपना धन दिया था और कहा था कि मैं लोगों की मदद करूं, इसीलिए मैं 50 में गांव वालों को और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया करता हूं। उसकी ये सब बातें सुनकर गांव वाले सब हैरान हो जाते हैं। सबकी अब सिट्टी पिट्टी बंद हो जाती है। राहुल बेटा, हम सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ही राहुल का कंटेनर मटन वाला नाम से फेमस हो जाता है और उसका ढाबा चलने लगता है।